दशकों तक एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, यह भारत की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक थी जो दुनिया भर में ऊंचाइयों को छू रही थी। उसका आइकॉनिक महाराजा मैस्कॉट अपनी मुस्कान और जुड़े हुए हाथों के साथ विश्व स्तरीय मेहमानवाजी और बेहतरीन सेवा का वादा करता था। अपने सुनहरे दौर में यह न सिर्फ भारतीयों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की भी पहली पसंद थी, जो आराम, विश्वसनीयता और भारतीय गर्मजोशी की तलाश में रहते थे। यह वही एयरलाइन थी जिसने स्वतंत्र भारत को दुनिया से जोड़ा और देश के लिए गर्व का एक बड़ा कारण बनी। हर उड़ान जो टेक ऑन ऑफ करती थी वह देश की काबिलियत और महत्वाकांक्षा का सबूत होती थी, जो आसमान से भी आगे पहुंचने का सपना दिखाती थी। एयर इंडिया ने वो मानक स्थापित किए जिन्हें बाकी एयरलाइंस फॉलो करना चाहती थी, लेकिन एक सफल प्राइवेट एंटरप्राइज से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनने की यात्रा धीरे धीरे और दर्दनाक गिरावट की शुरुआत थी। राष्ट्रीयकरण के बाद जो एयरलाइन कभी दक्षता की मिसाल थी, वह अब लाल फीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप में उलझने लगी। वित्तीय कुप्रबंधन ने जड़ें जमा ली, जिससे भारी कर्ज का बोझ आ गया और नवाचार व प्रतिस्पर्धा की क्षमता खत्म होने लगी। अब फोकस पैसेंजर एक्सपीरियंस से हटकर सिर्फ सरवाइव करने पर आ गया और गर्वित महाराजा थकाहारा और जर्जर सा लगने लगा। कभी चमचमाता हुआ बेड़ा पुराना हो गया, केबिन्स आउटडेटेड हो गए और समय पर उड़ान भरने की शानदार पहचान भी बीते दिनों की बात हो गई। ये वाकई दिल तोड़ने वाला दौर था उस एयरलाइन के लिए जिसकी शुरुआत इतनी शानदार थी। ऑपरेशनल समस्याएं भी वित्तीय दिक्कतों जितनी ही गंभीर थीं। कर्मचारियों की भीड़, अप्रभावी प्रक्रियाएं और गिरती वर्क कल्चर की वजह से एयरलाइन अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही थी। टेक्निकल प्रॉब्लम्स और फ्लाइट डिले आम हो गए, जिससे यात्रियों की निराशा बढ़ी और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। बेड़े का ठीक से रखरखाव करना भी मुश्किल हो गया और पुराने जहाजों व स्पेयर पार्ट्स की कमी की खबरें आम होने लगी। यह सब JRD टाटा के उस विजन से बिल्कुल अलग था, जिन्होंने खुद केबिन्स की सफाई तक चेक की थी जब उन्होंने एयरलाइन शुरू की थी। यह पतन एक बड़ा सबक था कि सबसे बड़ी विरासत भी अनुशासन और दूरदर्शिता के बिना टिक नहीं सकती। आखिरकार महाराजा, जो कभी प्रतिष्ठा का प्रतीक था, अब राष्ट्रीय बोझ का प्रतीक बन गया। वह सरकारी सहायता पर निर्भर रहने लगी और हर बार यह याद दिलाती थी कि हमने क्या खो दिया है। यात्रियों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह संदेह और निराशा ने ले ली। प्रतिस्पर्धी निजी एयरलाइंस, चाहे वे घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय, नए जहाज, बेहतर सेवा और ज्यादा भरोसेमंद टाइम टेबल के साथ आगे निकल गईं और राष्ट्रीय एयरलाइन पीछे छूट गई। एयर इंडिया की गिरावट की कहानी एक मजबूत याद दिलाती है कि सिर्फ गर्व और विरासत से कोई संस्था जीवित नहीं रह सकती। इसके लिए लगातार मेहनत, आधुनिकता और अपने मूल मिशन, यात्रियों को सुरक्षित और कुशल सेवा देने के प्रति अटूट समर्पण जरूरी है। एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी साल 2022 में सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बेहद अहम पल था। सच कहें तो ऐसा लगा जैसे इतिहास ने पूरा चक्कर लगा लिया हो। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह घर वापसी थी। एक मौका था एक धूल खाए हुए हीरे को फिर से चमकाने का। टाटा ने सिर्फ एक एयरलाइन नहीं खरीदी, उन्होंने एक विरासत और एक अरब लोगों की उम्मीदें अपनाई। उनका विजन बहुत साफ और महत्वाकांक्षी था, महाराजा को फिर से जिंदा करना और एयर इंडिया को दोबारा विश्वस्तरीय बनाना। मकसद सिर्फ वित्तीय नुकसान की भरपाई करना नहीं था, बल्कि इसकी संस्कृति, तकनीक और सेवा को जड़ से बदलना था, ताकि JRD टाटा की उस मूल भावना को फिर से जिंदा किया जा सके। चुनौती बहुत बड़ी थी। टाटा ने एक ऐसी एयरलाइन संभाली जिसका बेड़ा पुराना था, कर्मचारी निराश थे और ऑपरेशनल दिक्कतें गहराई तक जमी हुई थीं। लेकिन उनकी रणनीति तात्कालिक उपायों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच पर आधारित थी। उन्होंने बेड़े को आधुनिक बनाने, एयरक्राफ्ट केबिन्स को रिफर्बिश करने और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट व सर्विस स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए भारी निवेश की घोषणा की। मकसद यही था कि यात्रियों का विश्वास फिर से जीता जाए और यह साबित किया जाए कि नई एयर इंडिया एक बेहतरीन और यादगार यात्रा अनुभव देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसमें सिर्फ पूंजी नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी बात पर लगातार ध्यान देना जरूरी था और यही टाटा ग्रुप की खासियत रही है। वे एयरलाइन को ईंट दर ईंट और उड़ान दर उड़ान फिर से खड़ा करना चाहते थे। उनके सपने का एक अहम हिस्सा था अपनी सभी एविएशन कंपनियों को एक साथ लाना। प्लान था कि विस्तारा,
जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ उनकी जॉइंट वेंचर है और प्रीमियम सर्विस के लिए मशहूर है, का एयर इंडिया में विलय किया जाए। साथ ही एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिलाकर एक सिंगल लो कॉस्ट कैरियर बनाया जाए। यह रणनीतिक एकीकरण एक ताकतवर और एकीकृत एयरलाइन ग्रुप बनाने के लिए था, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूट्स पर मजबूती से प्रतिस्पर्धा की जा सके। विस्तारा की सर्विस क्वालिटी और बाकी एयरलाइंस के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठाकर नई एयर इंडिया हर तरह के यात्रियों, बजट ट्रैवलर से लेकर लग्जरी चाहने वालों तक को बेहतरीन विकल्प देना चाहती थी। सिर्फ हार्डवेयर और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही नहीं, टाटा समझते थे कि असली बदलाव कर्मचारियों के दिल और दिमाग में लाना है। उन्होंने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, ताकि कर्मचारियों को दोबारा स्किल किया जा सके और उनमें ग्राहक केंद्रित सोच लाई जा सके। लीडरशिप ने उम्मीद और सशक्तिकरण का संदेश दिया और सभी को फिर से महाराजा पर गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित किया। सपना यही था कि हर कर्मचारी, चाहे वह कॉकपिट का पायलट हो या चेक इन काउंटर का ग्राउंड स्टाफ, एक ही मकसद से जुड़ा हो, एयर इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बनाना। यह भावनात्मक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण शायद उनके पूरे प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। नई एयर इंडिया की सबसे दमदार घोषणा 2023 की शुरुआत में एक ऐतिहासिक एयरक्राफ्ट ऑर्डर के साथ हुई। एयरलाइन ने 470 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का विशाल सौदा किया, एयरबस और बोइंग दोनों से, जो एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर था। यह सिर्फ बेड़े का नवीनीकरण नहीं था, यह एक तरह से एयर इंडिया का पुनर्जन्म था। एयरबस A350, बोइंग 777X और 787 जैसे अत्याधुनिक विमान खरीदकर एयर इंडिया ने साफ संकेत दिया कि अब आधुनिकता, ईंधन दक्षता और यात्री सुविधा उसकी प्राथमिकता है। यह एक ऐलान था कि अब पुराने जर्जर केबिन्स में सफर करने का दौर खत्म हो गया है। नया बेड़ा एयर इंडिया को वो ताकत देगा जिससे वह दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइनों से मुकाबला कर सके, लंबी दूरी की नॉन स्टॉप उड़ानें दे सके और यात्रियों को शानदार अनुभव मिल सके। यह बड़ा निवेश नई एयर इंडिया की नींव था। पुराना बेड़ा सबसे बड़ी समस्या बन गया था। उच्च मेंटेनेंस लागत, कम ईंधन दक्षता और बार बार तकनीकी दिक्कतें जिनसे उड़ानें लेट या रद्द हो जाती थीं। इन पुराने जहाजों को बदलकर एयर इंडिया अपनी ऑपरेशनल विश्वसनीयता और समय की पाबंदी को काफी हद तक सुधार सकती थी। और यही दो बातें हैं जिनसे यात्री का भरोसा वापस आता है। साथ ही नए विमानों में मॉडर्न इंटीरियर्स, आरामदायक सीटें, एडवांस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम्स और वाईफाई कनेक्टिविटी होगी। यानी अब एयर इंडिया का प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर होगा। यह एक ऐसा वादा था जो ग्राहक खुद अपनी आंखों से देख और महसूस कर सकते थे। विस्तारा, एआई एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया का एकीकरण इस बदलाव का दूसरा बड़ा स्तंभ था। इस मर्जर स्ट्रेटेजी का मकसद था तालमेल और स्केल बनाना। विस्तारा की प्रीमियम सर्विस कल्चर को अपनाकर एयर इंडिया अपनी सर्विस क्वालिटी को हर स्तर पर ऊपर उठाना चाहती थी। वहीं लो कॉस्ट कैरियर्स का एकीकरण बजट ट्रैवल मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी तैयार करने के लिए था, जिससे ग्रुप बाकी घरेलू एयरलाइनों से मजबूती से मुकाबला कर सके। यह एकीकृत स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को सरल बनाएगा, खर्च घटाएगा और यात्रियों को ज्यादा गंतव्यों का बड़ा नेटवर्क देगा। यह कदम भविष्य की भारतीय एविएशन के लिए एक मजबूत बहुपक्षीय एयरलाइन ग्रुप बनाने की दिशा में था। हालांकि यह तेज विस्तार और एकीकरण का दौर चुनौतियों से भरा था। 4 अलग अलग एयरलाइन कल्चर का मर्जर, हजारों कर्मचारियों का एकजुट करना और अलग अलग ऑपरेशनल सिस्टम्स को जोड़ना वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही एयरलाइन को अपने पुराने बेड़े के साथ मौजूदा रूट्स भी चलाने थे जब तक नए विमान नहीं आ जाते। यह ट्रांजिशनल फेज बेहद संवेदनशील था। नई एयर इंडिया का वादा जरूर चमकीला था, लेकिन यह तभी पूरा हो सकता था जब इन तमाम जटिलताओं को बिना सुरक्षा या सेवा गुणवत्ता से समझौता किए संभाला जाए। दांव बहुत बड़े थे और पूरी एविएशन इंडस्ट्री देख रही थी कि क्या महाराजा वाकई दोबारा जन्म ले सकता है। सुबह 12 जून 2025 को एक उभरती हुई एयर इंडिया की उम्मीद सबसे दुखद तरीके से टूट गई। एयर इंडिया फ्लाइट AI-231, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, दिल्ली से अहमदाबाद की सामान्य उड़ान पर थी। लगभग 40 मिनट तक सब कुछ सामान्य था। यात्री अपने छोटे सफर के लिए आराम से बैठ चुके थे।
लेकिन जैसे ही विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर उतरने लगा, पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक गंभीर तकनीकी खराबी की सूचना दी। उन्होंने इमरजेंसी घोषित की और तुरंत प्राथमिक लैंडिंग की मांग की। इसके बाद की बातचीत से साफ हो गया कि क्रू अपने विमान को काबू में रखने के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रहा था। दुख की बात है कि पायलटों की बहादुरी भी नाकाफी साबित हुई। रनवे से कुछ ही किलोमीटर पहले विमान ने अपनी जंग हार दी। जमीन पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था, फिर एक खेत में जा गिरा, बस थोड़ी सी दूरी पर एक घनी आबादी वाले इलाके से बचते हुए। टक्कर बहुत भयानक थी। आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां का मंजर पूरी तरह तबाही का था। विमान का ढांचा टूट चुका था और मलबे के बड़े हिस्से में आग लग गई थी। 129 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स यानी कुल 129 लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग चमत्कारिक रूप से बच पाए। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, एक आम दिन को राष्ट्रीय शोक में बदल दिया। जांच तुरंत शुरू हो गई। डीजीसीए ने अपनी टीम मौके पर भेजी और विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जल्दी ही बरामद कर लिए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला कि विमान के एक इंजन में विनाशकारी खराबी आई थी, जिसे शायद किसी सेंसर की खराबी ने और जटिल बना दिया था। डेटा से साफ था कि क्रू लगातार तकनीकी फेलियर की चपेट में आ गया था, जिससे सिस्टम्स पर दबाव बढ़ गया। ये शुरुआती निष्कर्ष थे, लेकिन इन्होंने एयर इंडिया के बेड़े की देखरेख और तकनीकी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, खासकर पुराने और लगातार उड़ने वाले बोइंग 787 विमानों को लेकर। यह हादसा न्यू एयर इंडिया के लिए एक कड़वा सबक था। इस त्रासदी के बाद एयरलाइन और टाटा ग्रुप पर जबरदस्त दबाव आया। उन्होंने पूरी पारदर्शिता, सहयोग और पीड़ित परिवारों को मदद देने का वादा किया, लेकिन इस हादसे ने उनके महत्वाकांक्षी बदलावों पर गहरा साया डाल दिया। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि नए लोगों, बड़ी बड़ी विमान खरीद और मर्जर स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं, अगर सुरक्षा की मूलभूत गारंटी ही टूट जाए। देश शोक में डूब गया और एविएशन इंडस्ट्री को भी एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। इतनी तरक्की के बावजूद पुराने मुद्दों का साया अब भी बना हुआ है और उसकी कीमत जानलेवा हो सकती है। AI 231 के हादसे ने एक हालिया और बहुत चर्चित विवाद को फिर से बेहद गंभीर बना दिया। इस दुर्घटना से कुछ महीने पहले ही मैंने खुद डीजीसीए और अपने पुराने नियोक्ता एयर इंडिया दोनों से सीधा टकराव किया था, वो भी सुरक्षा के बेहद जरूरी मुद्दों पर। मैंने एयरलाइन की शेड्यूलिंग प्रैक्टिसेस पर गंभीर सवाल उठाए थे, जो मुझे लगता था कि पायलटों को उनकी हद से आगे धकेल रही हैं और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ये नियम सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि पायलट थकान से बचाव के लिए बनाए गए हैं, जो विमान हादसों का एक जाना पहचाना और घातक कारण है। लेकिन मेरी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया और आखिरकार मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरा मुख्य तर्क यह था कि एयरलाइन के आक्रामक शेड्यूल्स ने ऐसी संस्कृति बना दी है जिसमें पायलटों पर अक्सर दबाव रहता है कि वे पूरी तरह आराम न मिलने के बावजूद उड़ान भरें। पायलट थकान बहुत खतरनाक है। ये निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है, प्रतिक्रिया में देरी करती है और खासकर इमरजेंसी जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में घातक गलतियों का कारण बन सकती है। मैंने एक पारदर्शी और इंसानियत भरी रोस्टरिंग सिस्टम की वकालत की थी, जिसमें पायलटों की भलाई को ऑपरेशनल टारगेट्स से ऊपर रखा जाए। AI 231 की दुर्घटना, भले ही उसकी सीधी वजह अभी जांच में है, हमें यह दर्दनाक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या उस फ्लाइट का क्रू पूरी तरह तरोताजा और मानसिक रूप से तैयार था इतनी जटिल इमरजेंसी से निपटने के लिए? इस बहस ने पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य तक को छू लिया, जो अक्सर एविएशन इंडस्ट्री में नजरअंदाज या कलंकित कर दिया जाता है। उड़ान की जिम्मेदारी, भारी शेड्यूल और सैकड़ों जिंदगियों का बोझ, ये सब मिलकर मानसिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं। मैंने बार बार कहा था कि पायलटों के लिए मजबूत मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और ऐसी संस्कृति बननी चाहिए जिसमें वे अपनी परेशानी खुलकर बता सकें, बिना नौकरी खोने के डर के। एक थका हुआ या मानसिक रूप से परेशान पायलट सीधी सादी बात है, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। AI 231 के हादसे के बाद अब ये बातें सिर्फ थ्योरी नहीं रहीं, वे जांच के केंद्र में हैं कि कहीं इंसानी वजहों ने भी इस दुर्घटना में भूमिका तो नहीं निभाई।
अब इन अनसुनी चेतावनियों की गूंज को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। यह हादसा अब पूरे इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स से लेकर एयरलाइन मैनेजमेंट तक को इन कड़वी सच्चाइयों से रूबरू करा रहा है। ये किसी एक की गलती नहीं, बल्कि एक सिस्टम की समस्या है जिसे ठीक करना जरूरी है। एफडीटीएल नियम, पायलट थकान की निगरानी और मानसिक सेहत का सपोर्ट, इन सबको एविएशन सेफ्टी के अटल स्तंभ मानना होगा। दुर्भाग्य से ये पाठ हमें एक गिर चुके विमान के मलबे में लिखना पड़ा। इस भयानक हादसे के बाद एयर इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे बढ़ना सिर्फ बयान देने या मुआवजा देने से नहीं होगा। इसके लिए गहराई से सिस्टम में बदलाव और पूरी पारदर्शिता के साथ सुधार की जरूरत है। सबसे पहला और जरूरी कदम है बेड़े का अपग्रेड तेजी से करना। नए विमानों का ऐतिहासिक ऑनऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन पुराने ज्यादा मेंटेनेंस वाले विमानों को जल्दी से जल्दी हटाना होगा। जब तक ये संभव नहीं, तब तक मौजूदा बेड़े की देखरेख में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हर एक विमान को हर उड़ान से पहले पूरी तरह तकनीकी जांच से गुजरना चाहिए और किसी भी गड़बड़ी को, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, पायलटों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना होगा। यह सिर्फ एफडीटीएल नियमों का पालन करने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जिसमें पायलट थकान से पूरी तरह निपटा जाए। इसके लिए डिजिटल छेड़छाड़ से सुरक्षित सिस्टम अपनाने होंगे जो फ्लाइट और रेस्ट ऑनवर्स को ट्रैक करे, बेहतर रोस्टरिंग प्रैक्टिस लागू हो और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुप्त, बिना सजा के सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए जाएं। एक तरोताजा और मानसिक रूप से फिट पायलट ही असल में किसी भी विमान की सबसे बड़ी सुरक्षा है। एयरलाइन को अपने पायलट्स को यह अधिकार देना होगा कि अगर वे खुद को उड़ान के लिए फिट नहीं मानते तो बिना किसी डर के ना कह सकें। ये संस्कृति में बदलाव बेहद जरूरी है, तभी सुरक्षा की नींव मजबूत होगी। तीसरी बात, भरोसा वापस पाने के लिए संवाद और पारदर्शिता सबसे अहम है। एयर इंडिया को क्रैश जांच की फाइंडिंग्स और भविष्य में उठाए जा रहे कदमों के बारे में खुलकर बताना होगा। इसका मतलब है नियमित अपडेट, साफ एक्शन प्लान और टॉप लीडरशिप से जवाबदेही। अगर एयरलाइन सिर्फ कॉर्पोरेट भाषा में बात करेगी या जिम्मेदारी से भागेगी तो जनता का भरोसा और टूटेगा। अब एक नए दौर की जरूरत है जिसमें यात्रियों को सुरक्षा में भागीदार माना जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि उनकी भलाई ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर फैसला इसी सोच के साथ होना चाहिए। क्या ये हमारे यात्रियों को और सुरक्षित बनाता है? ये सफर लंबा और मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। महाराजा फिर से ऊंचा उड़ सकता है, पर तभी जब सुरक्षा और भरोसे की मजबूत नींव पर सब कुछ खड़ा किया जाए। ये त्रासदी एक गहरा बदलाव लाने का मौका है, एक ऐसा मोड़ जो एयरलाइन को अपनी कमजोरियों से आंख मिलाने और भी मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद बनने के लिए मजबूर करता है। एक वर्ल्ड क्लास एयर इंडिया का सपना अब भी जिंदा है, लेकिन तभी पूरा होगा जब हर उड़ान पर यात्रियों की जान की सबसे ज्यादा कद्र की जाए। AI 231 पर खोई हुई जिंदगियों की याद हमसे यही मांग करती है, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं।